राजन, पंकज कुमार, निशांत सिंह, हर महादेव, इंद्र प्रकाश, सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्लास स्टार्ट बताना एक बार बजरंगी। कल तो भाई क्लास जो है हमारी 4-5 मिनट की हुई थी, वो कल पावर कट हो गया तो बीच में क्लास फिर रुक गई। फिर पावर कट कल काफी देर के बाद आई, वैसे दिल्ली में लाइट अगर चली जाए तो एक आध मिनट के अंदर ही आ जाती है। फिर क्या होता है कि 2 मिनट लगते हैं वाईफाई आने में, तो दोबारा से क्लास 3-4 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। और कल लाइट आई 15 मिनट के बाद, तो जब मैंने आके तो डिले हो गया, बच्चे चले गए होंगे, इसलिए कल क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। प्रशांत शर्मा, रोबिन शर्मा, संजना कुशवाहा, अभिषेक कुमार, निशांत सिंह, राजन, पारुल यादव, सुधाकर, इन प्रकाश, सभी को बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा हमने इससे पहले क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें मैंने आपको अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों तक बता दिया था। 2 किरणों के यूज आपको और बताने थे, इनमें से एक होती है एक्स किरणें और एक बची थी गामा किरणें। इन दोनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो 5 वेव के बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि एक्स रेज का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो एक्स रेज का एक यूज तो सब बच्चों को पता ही है कि हड्डी टूट गई तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, प्रदीप नाभिक मंडल देख रहे हो सामने है ना, गुडमॉर्निंग बहुत हो गया, लीप विश्वास, सुजीत, सुधाकर, यहाँ देखो। तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब कि एक्सरे करा के लेके आओ। तो जैसे एक्सरे जो कराया जाता है ना बेटा, वो सही नाम होता है उसका कि रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि आपकी हड्डी का फोटो खींचना, और आपकी हड्डी का फोटो खींचा जाता है उसमें एक्स किरणों का यूज होता है। तो उसके लोकल नाम उसका पड़ गया कि एक्सरे करा के लेके आओ। भाई एक्सरे तो रेज है, तो किरणें हैं, तो एक्स किरणें का करा के लेके आओ। तो वो एक्चुअली क्या नाम है उसका, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का होता है हड्डी का फोटो खींचना। उस रेडियोग्राफी प्रोसेस में एक्स रेज का यूज कर रहे हैं, इसलिए मुझे लोकली ये कह देते हैं कि एक्सरे करा लो। तो एक्स रेज का यूज कहां करते हैं, एक तो रेडियोग्राफी में, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का होता है हड्डी का फोटो लेना, बोन इमेजिंग, बोन की इमेज लेना। ठीक है, एक्स किरणों का यूज होता है रेडियोग्राफी में, यानी कि हड्डी का फोटो लेना। ठीक है, दूसरा एक बच्चा कह रहा है कि टीवी के रिमोट का एग्जांपल इंफ्रारेड वेव है, टेलीग्राम पर रेडियो वेव था, लेकिन आपने देखा नहीं, मैंने उसमें दोबारा डाला था। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, इंफ्रारेड वेव। वो हमने कट करके डाला हुआ है, लेकिन वो आपने देखा नहीं। और किसी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो हम कट कर देते हैं। हड्डी का फोटो लेना। ठीक है, दूसरा जो एक्सरे का यूज करते हैं, अगर मान लो किसी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी कुछ ज्यादा भयंकर तरीके से टूट गई, तो क्या होगा कि डॉक्टर जो है वो क्या करता है कि फिर कहेगा भाई साहब ये इससे बात नहीं बनेगी, एक्सरे सिंपल, आप सीटी स्कैन कर लो। सीटी स्कैन करा के लेके आओ। सीटी स्कैन में देखो एक्सरे होता है, बस उसमें क्या होता है कि आपका हड्डी का फोटो इधर से हुआ, इधर से हुआ, एक 3D पिक्चर बनती है। मतलब कि उसमें अभी तो सीधे जो सिंपल एक्सरे होगा उसमें तो 2D डायग्राम दिखेगा, सामने से फेस दिखेगा आपकी हड्डी का, लेकिन सीटी स्कैन में क्या होता है पूरा 3D पिक्चर दिखती है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो हड्डी है वो कितनी गहराई तक टूटी है, अंदर जो छोटे टुकड़े हैं या केवल बाहर से एक निशान बना हुआ है या अंदर भी नुकसान हुआ हड्डी को। तो ज्यादा डिटेल में समझने के लिए डॉक्टर क्या करता है, फिर वो रेडियोग्राफी क्या कहता है कि सीटी स्कैन करके लेके आओ, होता है सीटी स्कैन या शॉर्टकट में सीटी स्कैन भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी, एक इसकी फुल फॉर्म है सीटी स्कैन की, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी। यही बेटा जो एक्सरे हैं, एक्स किरणें हैं, इनका जो यूज किया जाता है वो करते हैं जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, इसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है कि मॉलिक्यूल का इसकी पूरी संरचना कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है ना, मनुष्य शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, आज कैसे बड़ा बवाल होता है, कहते हैं इसमें भारतीयों का डीएनए एक है ना। तो उसमें जो डीएनए जो है वो सही बताता है कि वो कि जैसे मान लो कई बार ये होता है कि मान लो कहीं कोई क्राइम हुआ, अब बंदे का हल्का सा छोटा सा बाल रह गया है ना, या कुछ और कुछ ब्लड की कुछ बूंदे रह गई, या बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके डीएनए की जांच होती है। उस व्यक्ति का सैंपल लेंगे और वहां से जो पार्ट मिला उसका लेंगे, दोनों का डीएनए मैच करके यही व्यक्ति था, है ना। ये डीएनए बहुत यूज होता है कि पूरा समझने के लिए कि भाई किस तरह के किस देश में किस तरह का डीएनए है। कोरियन लोग हैं, कोरिया वाले उनका डीएनए प्रकार का मिलेगा आपको, है ना, यूरोप वालों का अलग मिलेगा, इंडियन का अलग मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए भी एक्सरे का यूज किया गया था। तो एक एक्सरे का यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाओं के अध्ययन में। टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जैसे बेटा मान लो कि आपने कोई एक डायमंड खरीदा, हीरा, और डायमंड जो है, अब आपने मान लो कि कल को आप बहुत पैसे कमा लिया आपने, हालांकि सरकारी नौकरी से पैसे कमाने तो संभव नहीं है, 1-2 डिपार्टमेंट अगर छोड़ दिया जहाँ पे करप्शन है, नॉर्मली जो नौकरी है उसमें सैलरी होती है, सैलरी इतनी बड़ी होती है सरकारी में, कोई किसी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वही मिलते हैं 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपए, डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के हिसाब से। लेकिन मान लो कि आपने बिजनेस किया साथ में और आपने डायमंड खरीदा 30 लाख रुपए का। अभी डायमंड जो आपने लिया, इसके बीच में कोई क्रैक तो नहीं है, कोई टुकड़ा टूटा हुआ तो नहीं है, तो वो समझने के लिए क्या करते हैं, उस डायमंड का जो है वो एक्सरे कर लेते हैं, ताकि पता चले हड्डी के अंदर दरार पता चल जाती है ना, कि वो डायमंड जो हम खरीद रहे हैं कोई और दूसरा स्टोन, कोई दूसरा पत्थर खरीद रहे हैं, महंगा पत्थर, तो उसके बीच में दरार तो नहीं है, कहीं से वो उल्टी तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए भी एक्सरे का यूज करते हैं। तो लेकिन हम एक एक्सरे का यूज करते हैं टू फाइंड क्रैक्स इनसाइड द प्रीशियस स्टोन्स। बेशकीमती रत्नों में, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में, बेशकीमती रत्नों में दरारों का पता लगाने में। ठीक है, तो फाइंड क्रैक्स इनसाइड द प्रीशियस स्टोन्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में, सीटी स्कैन में, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी में, रेडियोग्राफी के सिंपल जो एक्सरे लिया जाता है, सब जगह हम करते हैं एक्स किरणों का। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है एक्सरे से जुड़ी हुई। अभी हम लास्ट देखेंगे कि गामा रेज, गामा किरणों का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम गामा रेज, गामा किरणें।
ये बेटा गामा रेज है ना, इसमें पहले वाला इंपॉर्टेंट है। गामा रेज होती है बेटा, इसका हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के, मान लो बॉडी के किसी हिस्से में कैंसर हो गया, कैंसर समझते हो ना। कैंसर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अनवांटेड की जरूरत नहीं है बॉडी को, तो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करना शुरू कर दें, दिन दुनी रात चौगुनी उनकी मान लो कि ग्रोथ होने लग जाए। तो उससे क्या होगा कि शुरुआत में कैंसर का क्यों पता नहीं चलता, मान लो कि जो फालतू के जो सेल्स है जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो जो बहुत तेजी से वो बढ़ेंगे शुरू में, तो शुरू में क्या करेंगे, अपने लिए जगह बनाएंगी, बॉडी को पता नहीं चल रहा, लेकिन वो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी। तो फिर करती क्या है, जो आसपास की जो अच्छी सेल हैं उन्हें दबा दबा के खत्म करना शुरू कर देती हैं। अच्छी सेल्स लगातार सफोकेशन से मर रही हैं, जिन सेल्स को बॉडी को जरूरत है, जो बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचा रही है, बॉडी के लिए और कुछ भी काम कर रही है, अब वो लगातार सेल्स मरने लगेंगी, क्योंकि ये बेकार वाली लगातार बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। तो उस ग्रोथ की वजह से, अनवांटेड ग्रोथ की वजह से वो अलग अलग मर जाएंगी। जो पूरा होता है वो भी तो ऐसा होता है, फालतू सेल्स हैं वो लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब डॉक्टर क्या करेगा, इसके दो तीन उपचार होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के। एक आपने सुना होगा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में डॉक्टर क्या करता है, स्लो पॉइजन, एक धीमा जहर बॉडी को दिया जाता है। वो कीमोथेरेपी में जो स्लो पॉइजन दिया जाता है वो क्या करता है, ये जो बेकार वाली सेल्स हैं इनकी ग्रोथ को धीमा कर देता है, ये बहुत तेजी के साथ ना बढ़े। अब दिक्कत क्या है कि वो इनकी ग्रोथ को रोकेगा, तो साथ में उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, अच्छी सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। वैसे तो नहीं कि पॉइजन को सीधे केवल बेकार वाली सेल्स पे खत्म करेगा, अच्छी वाली भी इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ साइड इफेक्ट दिखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को कीमोथेरेपी होती है उनके क्या होते हैं कि बाल शरीर के निकल जाते हैं, बाल नहीं रहेंगे, नाखून तक उतर जाते हैं, मतलब बहुत शरीर ऐसा हो जाएगा कि पतला सा खून हो जाएगा, स्किन थोड़ी जीप हो जाएगी, नाखून उतर गए, बाल उतर गए, है ना। इस तरीके की कुछ समस्या देखने को मिलेंगी, छाले पड़ गई जीप पे बहुत ज्यादा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट भी है। एक तरीका क्या है कि कीमोथेरेपी दी ताकि ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी हो जाए। एक तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ पर मान लो कि फोड़ा निकल गया, डॉक्टर ने देखा कि इसको हम काट के बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे जाना पे बॉडी के, है ना। मान लो किसी ब्रेन के अंदर ही ट्यूमर है तो थोड़ा रिस्क रहता है बाहर निकालने में, ब्रेन में, क्योंकि आसपास अगर एक भी कोई सही चीज कट गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। किसी की रीढ़ की हड्डी में है तो थोड़ी ऐसी जगह होती है, लेकिन मान लो किसी कहीं पे है, ब्रेस्ट में है, तो हमने ब्रेस्ट पूरा काट के बाहर निकाल देते हैं। तो क्या करेगा डॉक्टर, उस पार्ट को काट के बाहर निकाल देगा, हो गया सर्जरी। लेकिन जैसे मान लो किसी के यहाँ पर है, उसका ये वाला पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, और आसपास तो इफेक्ट भी रहेगा ना। तो मान लो कि जो मेन मोटा सा फोड़ा वो तो बाहर निकल गया, जो बेकार सेल्स इधर उधर फैली हुई है उन्हें खत्म करने के लिए की जाती है रेडिएशन थेरेपी। उसमें गामा किरणें डाली जाती हैं। वो गामा किरणें क्या होंगी, जो आसपास जो फालतू वाली सेल्स हैं उन्हें डाल के खत्म करेंगे। या कई डॉक्टर ने क्या किया कि बॉडी के अंदर ही जो छोटा मोटा फोड़ा बन रहा है तो उसके डायरेक्ट उसके ऊपर डाल के गामा किरणें उसे खत्म करते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं, जो काटने के बाद की रेडिएशन थेरेपी बिना काटे भी कर सकते हैं। ऐसे किसी केस में पहले सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन थेरेपी होगी, किसी में पहले रेडिएशन थेरेपी होगी, किसी में पहले कीमो होगी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। तो कीमो होना, सर्जरी होना और ये रेडिएशन थेरेपी होना, ये सब अलग अलग तरीके के पार्ट हैं, इन सबके डॉक्टर भी अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे गामा किरणों का यूज कहाँ किया जाता है, तो हम गामा किरणों का यूज बताएंगे रेडिएशन थेरेपी में। रेडिएशन थेरेपी होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी, थेरेपी किस मैंने स्पेलिंग सही लग रही, THEARPHY, यही है रेडिएशन थेरेपी। इसका होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैंसर के उपचार में कैसे यूज करते हैं गामा किरणों का। अच्छा, गामा किरणें आती कहां से हैं, जो रेडिएशन थेरेपी में यूज की जाती है, ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में जो हम गामा किरणों का यूज करते हैं, ये गामा किरणें कहां से प्राप्त की जाती हैं, तो कैंसर के उपचार के लिए हम यूज करते हैं गामा किरणें, हम ऑब्टेन करते हैं, ये गामा किरणें प्राप्त की जाती है कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ से, कोबाल्ट 60। तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60, ठीक है। अच्छा, बड़े गामा किरणें हैं, इनका यूज किया जाता है पैट स्कैन में, PET पैट स्कैन। तो पैट स्कैन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में डॉक्टर को चलता है कि कैंसर है, तो कैंसर का पता कैसे चलता है। मान लो डॉक्टर के पास व्यक्ति गया कि जिसमें कुछ दिक्कत है, डॉक्टर ने कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाया, एक्सरे करवाया, और मान लो उसकी बॉडी में कुछ डॉक्टर को लगा कि यहाँ पे कुछ फोड़ा बना हुआ है ना, कुछ गांठ बनी हुई है। तो हर प्रकार की जो गांठ होती है ना, वो कैंसर से नहीं होती। कुछ गांठ ऐसी होती है नॉर्मली, तो धीरे धीरे कई साल में ग्रो करके फालतू की कुछ सेल्स एक गांठ बना ली, वो कैंसर से नहीं है। वैसे नहीं कि दिन रात चौगनी तरक्की कर रही है, लगातार बढ़ रही है। तो डॉक्टर ऐसी गांठ को काट के बाहर निकाल देता है, वो कुछ दिन में दवाई लगाएंगे, जख्म सूख जाएगा, काम खत्म। लेकिन वो डॉक्टर लगा के थोड़ा तेजी से लग रहा है कि ये फोड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस फोड़े का, उस गांठ का एक छोटा टुकड़ा काट लेगा और उसे भेजता है बायोप्सी के लिए। उसकी जांच करवाई जाती है कि कैंसर है कि नहीं है। तो आजकल तो डॉक्टर क्या करते हैं कि मान लो किसी की बॉडी में गांठ वाट है, किसी का मान लो कि लेडीज है, उसके जो अंदर जो बच्चादानी है उसमें कोई मान लो कोई गांठ बन गई, सिस्ट बन गई, या कोई फाइब्रोइड बन गया, रसोली, उन सबको जब निकालने के बाद में उन्हें भी भेजता है जांच के लिए। बॉडी में कुछ भी निकलेगा तो जांच के लिए उसे भेजेगा। अब मान लो कि वो बायोप्सी में आगे भैया कैंसर है, कैंसर वाली गांठ है, फिर डॉक्टर क्या करता है, फिर बाद में होता है पैट स्कैन। पैट स्कैन पूरी बॉडी का होता है, पता चलता है कि बॉडी में जो कैंसर है कहां तक फैला हुआ है। उसको पूरा चेकअप करने के लिए पैट स्कैन किया जाता है। ये पूरा बता देगा कि भाई कैंसर है तो मान लो यहाँ उसका इफेक्ट हार्ट तक कितना पहुंचा हुआ है ना, लीवर तक कितना पहुंचा हुआ है, ब्रेन तक कितना पहुंचा हुआ है, ये सारी बातें, ठीक है। तो पैट स्कैन होता है कि पूरी बॉडी में पता करने के लिए कि कहां तक कैंसर फैला हुआ है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं पैट स्कैन को, फुल फॉर्म इसकी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो पैट जो है, पैट स्कैन में जहां पूरी बॉडी का पता किया जाता है कि बॉडी में कैंसर कहां तक फैल गया है, तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी गामा किरणों का यूज करते हैं। एक मैंने आपसे बताया कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिसमें कैंसर के फोड़े को खत्म किया जाता है गामा किरणें डाल के, उस कैंसर के उपचार में भी गामा किरणों का यूज किया जाता है। और कैंसर के उपचार के लिए जो गामा किरणें यूज की जाती हैं वो कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ से प्राप्त की जाती हैं। कोबाल्ट 60 नाम का पदार्थ है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जिससे जो गामा किरणें निकलती हैं, उन गामा किरणों की हेल्प से कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है। तो दोबारा देखेंगे, हमने क्या पढ़ा क्लास में आगे कि एक्स किरणों का यूज कहां किया जाता है, तो हड्डी का फोटो खींचने में, हड्डी टूट गई तो पता लगाने के लिए डॉक्टर को कि कितनी हड्डी टूटी है, तो इसमें कहते हैं रेडियोग्राफी। तो हड्डी का फोटो लेने रेडियोग्राफी यूज करते हैं। जब डिटेल में समझना है तो सीटी स्कैन कराया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड टोमोग्राफी। इसमें एक्स किरणों का यूज होता है। किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करना, अणु की स्टडी करना, एक्स किरणों का यूज करते हैं। किसी स्टोन में, किसी पत्थर में दरार का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का यूज करते हैं। फिर मैंने कहा कि कैंसर का उपचार में गामा किरणों का यूज करते हैं। ये गामा किरणें कोबाल्ट 60 नाम के पदार्थ से हम प्राप्त करते हैं। पैट स्कैन में भी गामा किरणों का यूज किया जाता है। क्लियर है सबको? तो हमारे जो सारे के सारे यूज कंप्लीट हो गए। 5 यूज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ये एक्स और गामा के बच्चे थे। अब हम क्लास में वे वाले चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बीच में कराए हैं। अब हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया वे वाला, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10। आप
अपना जितना भी दिमाग है उसे आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे एबीसीडी। और भाई लेट मत आया करो बच्चे क्लास में, लेट आते तो गुड मॉर्निंग लिखा करो क्लास में। मैंने कीमोथेरेपी में कहा कि गामा किरणों का यूज करते हैं, मैंने तो कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं गामा किरणों का यूज। कीमोथेरेपी अलग प्रोसेस है। देखो इसने कहा कि एक्स रेज आर नॉट यूज फॉर रडार पर्पस, कहा कि एक्स किरणों का उपयोग रडार के लिए क्यों नहीं किया जाता। मैंने बताया रडार में यूज करते हैं माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव लिखने में तो रेडियो वेव का यूज करते हैं, तो इनका यूज क्यों नहीं करते। ये कह रहे कि दे आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय एयर, पूरी तरह से हवा में अवशोषित होती हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टारगेट, ये टारगेट के द्वारा परावर्तित नहीं होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सी तो बिल्कुल गलत हो गया, सी तो आंसर हो नहीं सकता। कह रहा है कि एक्स किरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है। तो हमने आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई, उन 7 में कौन कौन सी दिखाई थी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो एक्स किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, तो सी पर हम टिक लगा नहीं सकते, तो आपके बराबर है। इसका आंसर बेटा बी ऑप्शन। एक्स किरण जो है ना, ये क्या होती है, मान लो कि आपने एक्स किरण को रडार में यूज किया, एक्स किरण जाएगी और क्या करेंगी, मान लो कोई दुश्मन का प्लेन आ रहा है तो उसमें टक्कर मार के वापस नहीं आएंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, उसी के अंदर से पार कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी, तो फिर हमारे पास वापस नहीं आएंगी, तो पता ही नहीं चल पाएगा भाई कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में है कि नहीं है। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है टारगेट से, इसलिए हम इनका जो यूज है वो रडार पर्पस में नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन देखकर आपको फील आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये करेंगे। आनंद, ऋषि यादव, दीपक, पंकज, अंजना बंसल, सौरभ यादव, प्रयागराज करते रहो। एक दो बच्चे खाली बी भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा करो। कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सन रेडिएशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द लेयर ऑफ, सूर्य के विकिरण के परावैंगनिक प्रकाश को किस परत द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से रोका जाता है। तो अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों को कौन सी लेयर रोकती है, ओजोन लेयर। मैंने बताया ना कि ओजोन लेयर जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे भी मनाया जाता है। ये बड़ी अच्छी लेयर है जो परावैंगनिक किरणों को धरती तक पहुंचने में रोकती है ना। अब एक दो क्वेश्चन जो है एक दो टॉपिक में बड़ा मैथमेटिकल है, बड़ा बहुत मैथमेटिक्स है उसमें, बहुत टफ सा है, तो एक दो बात आपको थोड़ी सी रटनी भी पड़ेंगी। तो कई बार में पेपर को पास करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथियार अपनाने पड़ते हैं। इसने कहा कि पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉज्ड बाय, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवीकरण। बेटा एक ना एक घटना होती है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की, पोलराइज करना, ध्रुवीकरण करना। अब ये तो बड़ा मैथमेटिकल से कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर है ना, बहुत सारी चीजें हैं, पोलराइड वगैरह ये सब, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपके लेवल पे क्यों लिया आएगा। ये बेटा एक गुण होता है पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ये ध्रुवीकरण का जो गुण है ना, ये केवल वही किरणें शो कर सकती हैं, वही किरणें प्रदर्शित करती हैं जो ट्रांसवर्स होती है अनुप्रस्थ तरंगें। ये गुण केवल ट्रांसवर्स वेव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवीकरण किया जा सकता है। पोलराइजेशन का जो गुण है वो कौन सी तरंगें शो करती हैं, पोलराइजेशन होता है ट्रांसवर्स वेव के द्वारा, अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा। अनुप्रस्थ तरंग में बता दें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चुंबकीय तरंगें, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ये सारी ट्रांसवर्स होती है अनुप्रस्थ। पोलराइजेशन का गुण जो है साउंड शो नहीं कर सकता। ध्वनि मैंने आपको लिखाया था कि ध्वनि एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में गुण प्रदर्शित नहीं होता। पोलराइजेशन गुण केवल किसके अंदर होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर। तो अनुप्रस्थ तरंगों में आपसे एक्स किरणें लो, गामा लो, लाइट लो, रेडियो लो, माइक्रो लो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से 7 में से कोई भी ले लो, ये सब पोलराइजेशन गुण शो करती है, साउंड नहीं करता है। तो ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमने बता दिया, एक दो क्वेश्चन बताएंगे इसके आगे, ध्यान रखना कि ध्रुवीकरण जो है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, जैसे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साउंड वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एफएम रेडियो। जब एफएम रेडियो सुनते होंगे, जैसा सुनते होंगे कि मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त 104 है ना, फलाना इस पर 98.3 एफएम पर, 92 पॉइंट कुछ उस पे है ना, रेडियो सिटी पर, इस पर, तो जो ये यूज की जाती है ये कौन सी रेंज होती है। तो बेटा देखो, आपने जनरली जो रेडियो में सुना होगा ना, उसमें ऐसा होता है 92.5, 95, 96, 104, 100, तो 88 से लेके 104 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज यूज की जाती है एफएम में। तो जो रेडियो एफएम आप सुनते हैं अपने मोबाइल में, आपका रेडियो है या घर पर रेडियो है, उसमें जो रेंज आती है वो ये है 104, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ये मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर सही दें। इसके बारे में मैंने क्लास में आपको लिखाया था कुछ, सौरभ, प्रशांत, दिवाकर पांडे, ऋषि, अंजना, सुधाकर, करते रहोगे। सुधाकर, तेजस, आनंद, इंद्रा, करते रहो। कह रहा है कि निर्वात में एक्स किरणों की चाल और गामा किरणों की चाल का अनुपात बताइए। आप सबको पता है कि निर्वात में कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे एक्स किरणें हो, चाहे गामा हो, चाहे रेडियो हो, चाहे माइक्रो हो, इन सबकी स्पीड होती है 3 गुना 10 की पावर 8। तो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड किसकी है, ये स्पीड एक्स किरणों की, यही स्पीड होती है गामा किरणों की भी, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, बनाएगा 16 का सी 1। कोई सी भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो। आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे मैंने इंफ्रारेड और कोई और ले रखी है, तो रेडियो माइक्रो का रेशियो पूछे, माइक्रो इंफ्रा का पूछे, इंफ्रा लाइट का पूछे, लाइट एक्सरे का पूछे, सबकी स्पीड सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें को कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो देखना, एक हम शब्द है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिक। अब थोड़ा सा हम दो चीज ध्यान समझेंगे। एक में लिखा कि चार्जलेस, आवेशहीन, तो बिल्कुल गलत हो गया। देखो, अगर आपके पास बेटा एक स्टैटिक चार्ज है, तो अगर एक स्टैटिक चार्ज का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो रखा हुआ जो चार्ज होता है ना स्टैटिक चार्ज, इस स्टैटिक चार्ज के आसपास, स्थिर आवेश के आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो रखा हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पैदा कर सकता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से, एक ही वेग से भाग रहा हो, तो नियत वेग से भाग रहा पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। लेकिन बेटा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो, त्वरित गति में हो, एक्सेलरेट करने लगे, उसका वेग लगातार बदल रहा हो, तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, त्वरित गति में हो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अपने चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको प्रोड्यूस करनी है, तो चार्ज पार्टिकल ना तो रुका होना चाहिए, ना एक ही वेग से भागना चाहिए, वो एक्सेलरेट करना चाहिए। आंसर क्या बनेगा हमारा, डी ऑप्शन।
अगला है कि हूँ डिस्कवर एक्सरे, तो आपको याद हो गई 7 वेव में किसने किसकी खोज की, उसमें हमने आपको एक्सरे का बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो हूँ डिस्कवर एक्सरे इसकी खोज की है रोंजन ने, ठीक है। ये करो। प्रशांत, पंकज, आराध्या, सुमित, सुधाकर, जया, मौर्य करते रहो। ये कह रहा है कि जब हम हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज होती उच्च ऊर्जावान कैथोड किरणें की जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भाग को हम कहते हैं कैथोड रेज। जो कैथोड रे होती एक हैवी टारगेट पर टकराती है जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो, तो उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, जैसे कि आपने लिया टंगस्टन, तो होती हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले आपने मान लो कि प्लेट ली, टंगस्टन की एक प्लेट ले ली और इसके ऊपर आप कैथोड रेज की टक्कर मारो, जो कैथोड रेज की टक्कर मारेंगे ना, तो जो इसके अंदर से एनर्जी पैदा होगी वो एक्स किरणें होती हैं। तो एक्स किरणों का प्रोडक्शन ऐसे किया जाता है। एक्स किरणें कैसे पैदा की जाती हैं कि कैथोड रेज होती है, कैथोड किरणें होती हैं, वो टक्कर जाके मारती हैं एक उच्च गलनांक वाले किसी टारगेट पर, उच्च गलनांक वाला टारगेट जनरली क्या रहता है टंगस्टन, उस पर टक्कर मारेंगी तो उससे एक्स किरणें पैदा होंगी। द वर्ड रडार इज डिराइव्ड फ्रॉम, रडार की फुल फॉर्म आपको लिखाई थी, आप पिछले क्वेश्चन बच्चों सही था। आराध्या, पंकज, दिवाकर, बजरंगी, अंजना, राहुल, सौरभ, अनिकेत, शिवम, करते रहिए। द वर्ड रडार इज डिराइव्ड फ्रॉम, रडार का फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन मैं करा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आनंद, दिवाकर पांडे, रोहित शर्मा कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सफेद प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, विचलन कौन का मान किस रंग के लिए सबसे अधिक होगा। बड़ा ने क्वेश्चन कराया था कि जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, तो सबसे कम विचलन, सबसे कम अगर पूछता तो लाल रंग का होता है, सबसे ज्यादा होता है बैंगनी कलर का। ये मैंने आपको लिख रखा है, ये करना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये करो। नीरज, टाइम सागर भाई क्लास में, इंद्रा प्रकाश, अभिषेक पाल, सौरभ, आशीष, करो भाई सभी, सुरुचि। पंकज, प्रशांत, सौरभ, राहुल करते रहो। इसने लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी प्रॉपर्टी में से नहीं है। मैं से नीचे स्टार्ट करता हूं। इसने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बात बिल्कुल ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया था कि होती है नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंगें। तो नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है कि जो वैक्यूम निर्वात में भी चल सकती हो। ये तो अयांत्रिक तरंगें हैं, इनके लिए ऐसा नहीं कि ये चाहिए मीडियम चलने के लिए, मीडियम की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेव को, यांत्रिक तरंगों को। एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब गलत ऑप्शन ढूंढना है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये वाली भी। तीसरा में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, वो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगों में आपसे कहा था कि वेव की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं, वेव के डायरेक्शन के। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र, वो भी तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करता है 90 डिग्री एंगल पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसे बना लो, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल पे। अब मैं लगातार उंगली से रख नहीं सकता, तो मैं करूंगा इसे ऐसे दिखा देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है समझो कि लाइन यहां पे खड़ी है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बी से, तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर लंबवत ही होते हैं। ये बात भी सही है, ये सारी बातें सही है। देखो ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉन मैकेनिकल वेव है। सारी वेव ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स वेव में लंबवत परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है। यह तरंग की दिशा के वेव के डायरेक्शन के 90 डिग्री के एंगल पर ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और आपस में भी लंबवत होते हैं। एक लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन शो नहीं करती, बिल्कुल गलत है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो लाइट प्रकाश भी आता है, और आपको पता है कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। लाइट वाले चैप्टर पढ़ेंगे इस बात को हम। इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये करो। इसका मैं जिक्र किया थोड़ी देर पहले क्लास में क्वेश्चन में। कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस कैन नॉट बी डेमोंस्ट्रेटेड विद साउंड वेव। कह रहा है कि कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती। तो मैंने आपको आज एक चीज बताई थी कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का जो गुण है, ये केवल अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा, ट्रांसवर्स वेव के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ध्वनि तरंगें जो है ये तो लॉन्गिट्यूडिनल यांत्रिक वेव है, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, तो पोलराइजेशन गुण शो नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगें होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य तरंगें ये गुण प्रदर्शित नहीं कर सकती। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल। Which one of the phenomena can not be explained by wave theory? क्या कौन सी घटना वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। हालांकि लाइट वाले क्वेश्चन आ गए, लाइट वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश को हम तरंग मान ले, प्रकाश को तरंग मानकर हम ध्रुवीकरण, विवर्तन, व्यतिकरण इस तीनों घटनाओं को समझा सकते हैं। प्रकाश को कण, पार्टिकल मानकर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझा सकते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी समझा जा सकता है। हम लाइट को क्या मान लें, पार्टिकल, तभी समझा पाएंगे। लाइट वाले चैप्टर में आ गए, यहाँ पे आगे तो मैंने करा दिया बीच में। तो आप लाइट को, प्रकाश को ये मान के चले कि लाइट पार्टिकल कणों से मिलकर बनी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा पाओगे। कह रहा है कि एक्स रेज आर, एक्स करने क्या है, इन्हें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। वो सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए तुम्हारे, सारी चीज बता रखी है। प्रशांत शर्मा जी एक बार आंसर लिखा करो, ब्लॉक करने वाला मैं तुम्हें। एक बच्चा एक क्वेश्चन का एक बार आंसर दे, 10 बार मत लिखे हो। नवेक, प्रशांत, हिमांशु, तेजस, जितेंद्र। कह रहा है कि एक्स किरणें जो है इनका कौन सा चार्ज होता है। मैंने आपको लिखा था कि कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो जैसे आप एक्सरे देखो ना, आप देखोगे एक्सरे जो है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, 7 क्यों लिखा है उनमें से। तो कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई इनका अपना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो न्यूट्रल होती है। पता नहीं आधी क्लास ए और बी पे लगा रही है भाई। जो 7 वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनमें चाहे प्रकाश हो, रेडियो हो, एक्सरे हो, गामा हो, इनके ऊपर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता।
हाँ, ये पैदा कैसे होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल कोई आवेशित कण एक्सेलरेट करे तो गति में हो। ये चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने से पैदा होती है प्रकार की गर्मी एनर्जी है, ये ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एनर्जी ऊर्जा है, इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। और मैंने यहाँ पे एक्सेल लिख दिया, मान लो पेपर में आ जाए कि गामा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है, कल कोई आ जाए कि लाइट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, रेडियो किरणों के ऊपर कौन सा होता है। सात में से कोई सी भी आ जाए, इन सात में से कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए, चाहे रेडियो हो, माइक्रो हो, इंफ्रा हो, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट लाइट हो, अल्ट्रावायलेट एक्सरे हो, चाहे गामा हो, इनमें से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सबके ऊपर चार्ज जीरो है। आप ये सुनने एक साउंड से क्वेश्चन करो। टिंगू सोरेन, आराध्या बजरंगी, पंकज, अंजना, सुरुचि, सौरभ करते रहो ये। इसलिए लिखा है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, लेकिन नम हवा का होता है कि जिसके अंदर नमी हो, मॉइस्चर हो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर। तो बेटा आपने बताया कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी वाली हवा है, जो नम हवाएं हैं, उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि प्रेशर कम होता है, ये वो आपको मैंने बताया कि जो मॉइस्ट एयर होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, तो साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जो मॉइस्ट एयर है इनकी डेंसिटी होती है ड्राई एयर से कम, इनकी डेंसिटी कम है तो साउंड की स्पीड कैसे आएगी? ज्यादा। एक कह रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम। कह रहा है कि वैद्युत तरंगों की गति समान होती है सभी माध्यम में, फॉर ऑल इंटेंसिटी, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, फॉर ऑल वेवलेंथ, सभी तरंग के लिए, सभी माध्यमों के लिए, सभी इंटेंसिटी के लिए, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी आवृत्तियों के लिए। ये करना, चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये क्वेश्चन जो है डिजाइन करने वाले ने ढंग से बनाया नहीं है। अगर कह कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम, अगर मैं बात करूं वैक्यूम निर्वात की, बट आपको पता है कि वैक्यूम निर्वात में तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही स्पीड से भागती है। निर्वात हो तो निर्वात में तो चाहे रेडियो, चाहे एक्सरे, चाहे गामा हो, चाहे कम वेवलेंथ वाली हो, चाहे ज्यादा वाली हो, चाहे कम फ्रीक्वेंसी वाली हो, चाहे ज्यादा वाली, सब एक ही स्पीड से भागती है, तो ए डी दोनों से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर वैक्यूम निर्वात नहीं, तो सारे के सारे माध्यम में स्पीड सेम नहीं होगी। वैसे तो है कि लाइट जितनी स्पीड से भागती है, पानी में उतनी स्पीड से हवा में भागे, हवा में स्पीड ज्यादा होती है ना, हवा में ज्यादा स्पीड होती है और पानी में कम रहती है। तो ये क्वेश्चन ढंग से बना नहीं है, क्योंकि अगर वही चीज समझो मैं यहाँ पे मान के चलूं कि वो वैक्यूम निर्वात की बात कर रहा है, वैक्यूम की, तो वैक्यूम में तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वैक्यूम में एक्स किरणों की स्पीड भी 3 गुना 10 की पावर 8 है, उनकी वेवलेंथ कम होती है, और रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा, उनकी स्पीड भी 3 गुना 10 की पावर 8 है। तो वैक्यूम में जो फ्रीक्वेंसी कम वाली हो, चाहे ज्यादा वाली हो, चाहे कम वेवलेंथ वाली हो, ज्यादा वाली हो, सेम स्पीड से भागेंगी। तो ये क्वेश्चन सही से करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं सबको छोड़ के केवल सी ऑप्शन पे ध्यान दूं तो ये सही ऑप्शन है। मान लो कि मैंने बात की वैक्यूम की, तो चाहे मैं कैंडल की लाइट लूं, चाहे मैं 100 वाट की बल्ब की लाइट लूं, इंटेंसिटी कम हो, ज्यादा लाइट सेम स्पीड से भागेगी। वही लाइट को मैंने पानी से पास करा दूं, तो बल्ब से निकल रही हो, चाहे किसी निकल सेम स्पीड से भागेगी। तो क्वेश्चन जो है ये बनाने से डिजाइन नहीं किया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके कई आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर बच्चा ये लगाएगा, उसको भी ठीक मान लिया जाएगा, इसका ये भी ठीक मान लिया जाएगा, इसका भी ठीक मान लिया जाएगा। बस ये बी वाला सही नहीं है, बाकी कुछ भी सही माना जा सकता है। ये देखना कह कि विच आर यूज्ड इन वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन में किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव का ना, रेडियो में, टीवी में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में यूज करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स। कह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? कह कि स्टैटिक बेटा रुका हुआ चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना चाहिए, तब गति में होना चाहिए। एक खाली मैग्नेट रखिए तो मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर उसने लिखा ही नहीं है कि चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने से, तो यहाँ पर लिखा कि तार में स्थिर करंट हो, चेंजिंग, तो बेटा हमारा आंसर ऑप्शन। अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है तो भी केवल मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा कर सकती है, चेंजिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है इससे पैदा हो सकती है। तो दो प्रकार से ध्यान रखना कि दो तरीके हैं कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करें। एक है चार्ज को एक्सेलरेट करा के, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्लास में, कि आवेशित कण को त्वरित गति से चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेट करने से, या फिर चेंजिंग करंट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह कि एक्स रेज और गामा के रेज जो है कैसे अंतर कर सकते हैं? सेम एनर्जी की है, एक्स की और गामा के दोनों की एनर्जी है सेम। अगर दोनों की ऊर्जा समान है तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है ना वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, और इनकी एनर्जी सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रही होगी। आपको मैंने बताया कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स रे हो, चाहे गामा हो, चाहे कोई भी हो, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों की आयनिक पावर भी सेम होगी। आयनिक पावर का मतलब होता है जब किरण किसी एटम पर टक्कर मारेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना, उसमें कहते हैं आयन बनाना, उसमें कहते हैं आयनीकरण करना, वो भी दोनों का सेम है। अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो भी सेम होगा। इनका बेटा हम फर्क कर सकते हैं इनके उत्पादन की विधि पे। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्स किरणें कैसे पैदा होती हैं। आज एक क्वेश्चन आया था, कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट के टारगेट पर टक्कर मारेंगी तो एक्स किरणें पैदा होंगी। तो एक्स किरणों को हम देखेंगे कहां से निकलती हैं, जब कैथोड रेस, कैथोड किरणें उच्च गलनांक के वस्तु पर टक्कर मारती है, जैसे टंगस्टन पे। और गामा किरणें बेटा कहां से निकलती हैं? ये होती है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ से यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, इनसे निकलती हैं। तो हम देखेंगे इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो गामा किरणें कहां से निकलेंगी? रेडियोएक्टिव पदार्थ से। और एक्स किरणों का कैसे प्रोडक्शन होता है कि कैथोड रे जाके टकराए टंगस्टन पे तो पैदा होंगी, है ना। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बाकी क्वेश्चन बीच में आपको पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस किए बहुत सारे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास जो है हमारे जो पुराने बैच है उनका बस एक चैप्टर बचा है, कौन से वाला?
ये फ्लूइड वाला जिसमें पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे पास्कल का नियम, जहां पढ़ रहे होंगे बर्नौली की थ्योरम, जहां पढ़ रहे होंगे सरफेस टेंशन प्रश्न, छोटे छोटे टॉपिक हैं, दो तीन क्लास मैक्सिमम खत्म हो जाएगा वो, है ना। तो भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। आपके साथ क्लास होती है 8 से 9, कल होनी पाएगी ना, कल बीच में पावर कट की वजह से। चलो अब मिलते हैं मंडे को, ठीक है। तो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी, बाय।